मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। मैं आपको इंटायर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैं पूरी संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, तो चिंता नहीं करनी है। बायो का पेपर 70 नंबर का होता है, तो 70 में से 70 नंबर दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। अब देखो मेरे बायो में कितने मार्क्स आए थे, मेरे बायो में 95 मार्क्स हैं। मैं बता दूं कि आई सिक्योर 95 मार्क्स इन बायोलॉजी। तो कैसे मैंने 95 मार्क्स स्कोर किए? जब मैं आपकी तरह प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने शुरुआत की थी क्लास 12 बोर्ड्स की, 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा, 1 सेकंड रुकना, मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बता दूं कि मैं कैसे तैयारी कराऊंगा। तो मैंने जब शुरुआत की थी क्लास 12 बायोलॉजी की, तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं लंबी लंबी थ्योरी कैसे याद करूं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बायोलॉजी को कैसे याद किया जाए, बहुत से बच्चे बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था कि कैसे याद करें क्वेश्चन आंसर को। तो अभी के लिए क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं, अभी आपको केवल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं 12th बायोलॉजी में? केवल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। आइए कौन से 13 चैप्टर है वो देख लेते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर जो बायो वाले बच्चे हैं, एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, अपने दोस्तों में जो बच्चा स्कूल जाता है प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों को बताओ ताकि मैं बहुत बच्चों तक पहुँच सकूँ, प्लीज़ बच्चों। तो आइए हमें केवल 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से 13 चैप्टर हैं? इन 13 चैप्टर को पढ़ के मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया है, तो आप भी स्कोर करोगे। देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। मैंने खुद 95 मार्क्स स्कोर किया है बायोलॉजी में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं इतनी सुपरफिशियल बायोलॉजी पढ़ाऊँगा कि आप लोग खुद बोलोगे। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा, डायग्राम बेस्ड पढ़ाऊँगा, 3D एनिमेशन की मदद से समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं होगी। भले ही कॉपीराइट आ जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको मैं बायोलॉजी कितनी मज़े तरीके से समझाता हूँ। तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी, याद रखना इस चीज़ को। और बायो बहुत समझने, बहुत सीखने का विषय होता है। बायो का मतलब है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, जिसमें आप पौधों के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप एक प्राणी के बारे में पढ़ते हो, उनकी स्टडी को, ह्यूमन की स्टडी करते हो, किसी एनिमल की स्टडी करते हो, किसी प्लांट की स्टडी करते हो। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? जिसके अध्ययन करते हैं जिसके अंदर, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। और हाँ, आप बायो वाले बच्चों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के जनक कौन है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, और उसके साथ साथ मुझे आप बायो में जूलॉजी और बॉटनी के फादर भी बताओगे। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो आपकी बायोलॉजी जो होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। पहला होता है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहली होती है आपकी जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी। जूलॉजी के साथ साथ एक होती है आपकी बॉटनी, बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में आप प्राणियों के बारे में पढ़ते हो, आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, और बॉटनी में आप क्या पढ़ते हो? बॉटनी के आप अंदर प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ते हो। देखा नहीं है कि बहुत आसान होती है बायो। प्लांट्स की स्टडी से कि फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, पौधे अपना खाना कैसे बना रहे हैं वो सब देखते हैं। जैसे कि अब एनिमल्स में देख लो, एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमन बीइंग को देख लो, ह्यूमन बीइंग का हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, सांस लेने वाला तंत्र, ये ह्यूमन बीइंग की स्टडी हो गई, ये जूलॉजी के अंदर आएगा। अगर हम पौधों की स्टडी कर रहे हैं तो वो बॉटनी के अंदर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ाई करेंगे हम लोग। अब 12th बायोलॉजी के अंदर देखो, जो बच्चा बोल रहा है कि 11th जिसकी वेस्ट हो गई, ये बता दूं एक मिनट के लिए। और क्लास आज की परिचय की क्लास होगी। आज आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू दे के पढ़ाऊंगा। पढ़ने से नंबर नहीं आते कभी, याद रखो। पढ़ने से कोई 95 मार्क्स नहीं ला सकता है, याद रखो। पढ़ने के साथ साथ आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, एक हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपको कॉपी प्रेजेंटेशन आना चाहिए, जिसमें आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, जिसमें आपको फिगर बनाने आने चाहिए। डायग्राम, फिगर, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं 12th बायोलॉजी में। स्पेशली बायोलॉजी में नंबर स्कोर करना है तो फिगर, डायग्राम पे फोकस करो, और कॉपी में आंसर कैसे लिखें वो, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाए। आपकी स्पेशल कॉपी नहीं है तो आपकी लाइन बाय लाइन पढ़ेगा वो, तो हमें खुद पढ़ानी होगी उसको बोलना होगा कि मेरी लाइन बाय लाइन पढ़ो तुम। कैसे? आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे। अब मैं आप सब कुछ बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा कॉपी पे। इस चीज़ के इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें, उसमें बताऊंगा आपको। तो जूलॉजी और बॉटनी में, तो क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर हमें सबसे 13 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जो हमारा होगा आज के दिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और हाँ, मैं आपको हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश की भी बताता जाऊंगा, टर्मिनोलॉजी। तो हिंदी मीडियम में प्योर हिंदी में क्लास होने वाली है, हिंदी के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आपकी आसानी के लिए, ठीक है।
और हाँ, डायग्राम कैसे बनाना है वो बता दूंगा कि डायग्राम पेंसिल से बनाना है, पेन से बनाना है। ये आप लोग पूछते हो ना कि पेंसिल से बनाऊं या पेन से बनाऊं, ये बता दूंगा आज आपको, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है। हमारा दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा मानव जनन। मानव जनन मतलब हाउ वी कैन डू रिप्रोड्यूस, हम जनन कैसे करते हैं, तो ये मैं बताऊंगा। मानव जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताऊंगा। और हाँ, क्लासेस आपकी लेक्चर वाइज चलेंगी। सबसे पहले चैप्टर 1 होगा, सारे लेक्चर हो जाएंगे इसके, फिर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा किसके, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के। उसके बाद मानव जनन में जब मैं आऊँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो इसमें मैं आपको लेक्चर वाइज पढ़ाऊँगा और लेक्चर वाइज लाने के बाद वन शॉट भी ला दूँगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद वन शॉट ला दूँगा। मेरा इंटेंशन है कि सितंबर तक आपका सिलेबस आपके मुट्ठी में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन कराऊंगा। आपका साथ से ये, तभी मेरा ये जो सपना है बायोलॉजी में आप लोगों को 95 दिलाना, तभी पूरा हो पाएगा। तो तीसरा चैप्टर हमारा होगा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंदर हम बहुत अच्छे से डीप में नॉलेज लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। और हाँ, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा। रटना बिल्कुल नहीं है, मैं दोबारा से बोल दूं, बायोलॉजी को रटना नहीं जा सकता है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मतलब जीवन का विज्ञान है। इसको समझ के लिखेंगे हम लोग, समझ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने कभी रटा नहीं था और 95 मार्क्स ऐसे नहीं आ जाते हैं। बस इसको लाने के लिए दिमाग को थोड़ा शार्प बनाना पड़ता है, कंसेप्ट पकड़ने पड़ते हैं, बस इतना बहुत सिंपल होता है। चौथा चैप्टर हमारा होगा वंशागति व विविधता के सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि हमारे अंदर से वंशागति क्या होती है। जैसे मेरे पापा के कुछ लक्षण मेरे अंदर आएंगे, ये वंशागति हो गई। लेकिन मैं अपने पापा की तरह पूरी तरीके से नहीं दिखूंगा, या फिर मेरी मम्मी की नाक मेरे जैसी है, या मेरी मम्मी की आंखें मेरे जैसी हैं, तो ये मेरी क्या है, ये वंशागति है। या मेरे बालों का कलर मेरे दादी की जैसा है, तो ये मेरी वंशागति है। लेकिन मैं पूरी तरीके से अपने दादी या दादा या मम्मी या पापा से बिल्कुल मैच नहीं करता हूँ। मेरे अंदर कुछ वेरिएशन आई हैं, मेरे अंदर कुछ विविधताएं हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं वंशागति और विविधता। तो ये बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, कैसे मेरे अंदर कुछ लक्षण मम्मी पापा के आए और मैं कुछ अलग हूँ उनसे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत में। मतलब क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा चैप्टर क्या होगा, पांचवा चैप्टर हमारा होगा वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति मतलब वही बताया कि मेरे आंखों का रंग मेरे दादाजी के जैसा है, तो उनके दादाजी का लक्षण मेरे आंखों में आया, मतलब ये एक वंशागति है, ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में कौन काम करता है, डीएनए काम करता है, आरएनए काम करता है। तो डीएनए आरएनए की अध्ययन क्या है, डीएनए और आरएनए क्या है, आणविक कण होते हैं, ये मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। वंशागति का आणविक आधार मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जाएंगे, बिल्कुल डीएनए आरएनए के लेवल पर जाएंगे और डीएनए आरएनए आपको सिखाएंगे। और डीएनए आरएनए में अंतर भी आता है, अंतर याद रखना आप लोग, मैं अंतर बताऊंगा आपको, कौन कौन से पॉइंट, सिंपल पॉइंट्स में बताऊंगा सबसे। उसके बाद छठवां चैप्टर हमारा होगा विकास चैप्टर। विकास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विकास के अंदर हम बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे विकास के अंदर, से कि हम एक बंदर थे, बंदर मतलब कपी से लेकर हम कैसे इवोल्यूट हो गए ह्यूमन बीइंग बन गए, मतलब होमो सैपियंस कैसे बने, रामापिथेकस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उससे कैसे ह्यूमन सैपियंस बने वो बताऊंगा। एक बंदर से लेकर एक प्रॉपर ह्यूमन, एक कॉर्डेट्स बनने तक का सफ़र मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। बायोलॉजी को समझाऊंगा, बायोलॉजी को बहुत अच्छी कर दूंगा, आपकी ये जिम्मेदारी है मेरी, ठीक है। सातवां चैप्टर हमारा होगा मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य मतलब हमारी हेल्थ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं, तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बीमारी, देखो हम रोज़ रोज़ बीमार नहीं पड़ते, तो रोज़ रोज़ बीमार क्यों नहीं पड़ते, हम तो बैक्टीरिया रोज़ लेते हैं, बैक्टीरिया हमारे हाथों में बैक्टीरिया है, हमारे आसपास बैक्टीरिया घूम रहे हैं, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। तो बीमारियों से लड़ने के लिए, या बीमारी हमें क्यों होती हैं, हमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं, कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में और मलेरिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। मलेरिया बीमारी जानते हो आप लोग, मच्छर के कारण होती है, तो मलेरिया के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। मानव स्वास्थ्य और रोग में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में, ठीक है। आठवां चैप्टर हम पढ़ेंगे, आठवें चैप्टर में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब ह्यूमन जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो जब हम सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, तो सूक्ष्म जीव ज़्यादातर हमें हानि पहुंचाते हैं।
जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, हमें बीमार करता है, वायरस है हमें बीमार करता है, फंजाई है हमें बीमार करती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि दूध आपने देखा होगा, दूध से हम दही बनाते हैं, तो दूध में हम क्या डाल देते हैं, दूध में हम छोटा सा जामन डाल देते हैं, तो जामन डाल के दही बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो दूध में हम एक्चुअल में बैक्टीरिया डालते हैं, तो जामन में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जब हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को दूध से दही में डालते हैं, दही को दूध में डालते हैं, तो जो दूध है वो जम जाता है। जम क्यों जाता है, उसमें लैक्टोज शुगर बढ़ जाती है, इसलिए वो जम जाता है और वो दही में अपनी पूरी तरीके से बैक्टीरिया फैल जाते हैं और उसको हम खाते हैं। तो बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम बैक्टीरिया को खाते हैं जिससे हमें नुकसान नहीं होता। तो देखो, हर तरीके के बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे स्टमक के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो आप सभी बच्चों से बोलूँगा कि आप लोग दिन में ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार एक कटोरी दही आपको खाना चाहिए, जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन साफ़ होगी, स्किन ग्लो करेगी और आपका स्टमक भी बहुत अच्छा रहेगा। और दही के अंदर विटामिन B12 भी बहुत अच्छा होता है, तो आपको आपकी बॉडी को एनर्जी भी बहुत प्रोवाइड करेगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, आपका स्टमक अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। आप दही रोज़ खाया करिएगा, ठीक है। तो इसमें हम मानव कल्याण, हम जो हमारे लिए काम आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th चैप्टर में हम देखेंगे, 9वें चैप्टर हम क्या देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। इसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम DNA को काटते हैं, कैसे हम DNA को जोड़ते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, 2 डंडे लिखें, इसका मतलब जैव, इसका मतलब प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं जैव प्रौद्योगिकी को, ये देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 10वां चैप्टर, ये 10वां चैप्टर हो गया हमारा। 11वां चैप्टर हमसे क्या बोल रहा है, जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जीव का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म होना और पॉपुलेशन का मतलब समष्टि। जैसे कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हैं, आप अकेले देख रहे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं एक जीव हूँ, आप एक जीव हैं। जब हमारे आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, आप मेला देखने गए हो कभी, नमाइश देखने गए हो कभी, तो वहाँ पर आप अकेले नहीं होते हो, वहाँ आपके पास पूरी भीड़ होती है। तो वो क्या है, वो जनसंख्या है। जनसंख्या मतलब एक जीव, 2 जीव, 10 जीव, 100 जीव, 50 जीव आपस में मिलकर जिसको बनाते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या। और जनसंख्या को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है समष्टि। तो जीव और समष्टि मतलब ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। मैं एक जीव हूँ, अकेला हूँ इसलिए मैं जीव हूँ। अगर मेरे आसपास 20 लोग और खड़े हो जाएंगे तो वो समष्टि बन जाएगी, याद रखना। अब इंसानों की समष्टि हो सकती है, कुत्ते अगर बहुत सारे तो कुत्तों की समष्टि हो सकती है, बिल्ली अगर बहुत सारी तो बिल्ली की समष्टि हो सकती है, मतलब बिल्ली की पॉपुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हर जीव की समष्टि होती है, याद रखना, मतलब पॉपुलेशन हर जीव की होती है। पारितंत्र देखेंगे मतलब इकोसिस्टम। मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीवित इंसान हूँ और मेरा अजीव के साथ मतलब नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे कि मिट्टी के साथ, पानी के साथ, वायु के साथ, तापमान के साथ मेरा कुछ एक रिलेशनशिप है, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो उस संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके अंदर, हम पारितंत्र चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम जैव चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अजैव चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अमेजिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। हमारा 13 चैप्टर जो है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जैव विविधता एवं संरक्षण। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधे जंगलों में काटे जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी जैव विविधताएं हैं। जैव मतलब जीवन, विविधता मतलब बहुत सारे काइंड ऑफ वैरायटी के हमारे पास पेड़ पौधे हैं, जीव हैं बहुत सारे। तो उसमें उनका संरक्षण हम कैसे करें, उनको बचाव उनका कैसे करें। बहुत ज़्यादा हिरास हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है, जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन, जिससे हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, क्यों ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव विविधता और संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आपको 13 के 13 चैप्टर मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आए होंगे। तो इनका मैं वेटेज बता देता हूँ एक बार कि कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। सबसे पहले ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर मिला के कितने नंबर के आते हैं, 14 नंबर के चैप्टर हैं, 14 नंबर, 14 मार्क्स। ये 3 चैप्टर मिला के 14 नंबर के हैं। और ये 3 चैप्टर मिला के ये 3 चैप्टर मिला के कितने, 18 नंबर के, 18 नंबर, 18 मार्क्स। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास, ये 3 चैप्टर मिला के 18 नंबर सबसे बड़ी यूनिट होती है। 3 चैप्टर। मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये कितने के होते हैं, ये दोनों 14 नंबर के, ये भी होते हैं 14 नंबर के, ये दोनों 14 नंबर के आते हैं।
जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये 10 नंबर, ये 2 चैप्टर बराबर कितने के हैं, 10 नंबर के हैं, 10 मार्क्स के हो गए। और ये 3 चैप्टर जीव और समष्टि, पारितंत्र, जैव विविधता और संरक्षण, ये 14 नंबर। तो टोटल नंबर मिलाएं 14, 18, 14, 10, 14, तो ये हो जाएंगे 70 नंबर, 70 मार्क्स हो जाएंगे, 70 नंबर। तो 70 नंबर अगर आपको चाहिए होंगे, अगर आप चाहते हैं 70 मार्क्स स्कोर करना, तो आप इसमें जो मैं बता रहा हूँ इन चैप्टर्स को तैयार कर लो, आपके नंबर कहीं नहीं गए। अब बात करते हैं आज का जो चैप्टर था हमारा, मैंने आपको सबसे पहले मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि 95 मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को समझना होगा कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने बताया। आपका मैंने बहुत अच्छी जगह टाइम लगाया है कि आप सारा सिलेबस समझ लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इसका परिचय क्लास है, वो देखने जा रहे हैं। तो आइए इसको मेट के आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा परिचय क्लास में, सबसे पहली क्लास जो होगी परिचयी क्लास होगी, जब हम डिस्कस करेंगे फूल के बारे में, जहां हम फूल के बारे में देखेंगे, पुष्प के बारे में देखेंगे। पुष्प तो आसपास सभी ने देखे होंगे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के घर पे फूल लगे हुए होते हैं, तो फूल के बारे में पहले पढ़ेंगे, फूल के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पहली लेक्चर 1 में देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं पुष्प के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके बाद पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर के बारे में पढ़ाऊँगा, परागकण भी पढ़ाऊँगा, पॉलन ग्रेन भी पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन कहाँ से आता है वो बता दूँगा आपको। सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा क्वेश्चन कौन और कहाँ से आता है, जिन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और कितने कितने नंबर का आता है वो भी बता दूँगा। तो स्त्री केसर भी आएगा, लघु बीजाणु जनन करेंगे, गुरु बीजाणु जनन करेंगे, परागण करेंगे, पॉलिनेशन फिक्स क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। पॉलिनेशन पे 100% क्वेश्चन आएगा। द्विनिषेचन 90% चांस क्वेश्चन बनने के, 90% चांस है क्वेश्चन आने के, 90% चांस है द्विनिषेचन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बीज, फल और बीज, फल और बीज से क्वेश्चन कितने परसेंट, 30 से 40% चांस है, 30 से 40% चांस है क्वेश्चन आने के, 30 से 40% चांस है बीज, फल तथा बीज से क्वेश्चन आने के। वन शॉट देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन आएंगे, वन शॉट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे वन शॉट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उससे बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टॉपिक्स क्या क्या होंगे हमारे, आइए बता दूं। सबसे पहले पुष्प देखेंगे, उसके बाद पुंकेसर देखेंगे, स्त्री केसर देखेंगे, लघु बीजाणु जनन करेंगे, गुरु बीजाणु जनन करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। कितना आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखना। तो एक क्वेश्चन ये आए, लघु बीजाणु आए या गुरु बीजाणु आए, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, याद रखना। और वो भी लॉन्ग में आता है ना, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम, फिगर बनाते जाओ, बायो में 95 मार्क्स लेते जाओ, बस यही ट्रिक है मेरी। और उसके बाद पराग स्त्री केसर संकर्षण देखेंगे, मतलब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखेंगे, द्विनिषेचन देखेंगे, फल और बीज देखेंगे, वन शॉट देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इतने टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। और हाँ, बहुब्रूढ़ता भी करा दूंगा, असंग जनन भी करा दूंगा। ये टॉपिक्स बचे हुए हैं, एडिशनल टॉपिक हैं, 1 नंबर के आते हैं। तो पूरा चैप्टर, इंटायर चैप्टर बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले परिचय की तरफ, जो कि हमारा फूल का परिचय यानी कि पुष्प की तरफ बढ़ते हैं। सही क्लास, परिचय में हम सबसे पहले फूल के बारे में देखेंगे, पुष्प के बारे में देखेंगे। तो फूल होता क्या है, मैंने फूल का चित्र बना के रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प की संरचना। क्या होती है पुष्प की संरचना, आपने अपने घरों में फूल देखे होंगे। फूल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। फूल हमारे घर में पूजा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फूल का उपयोग कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। फूल का उपयोग हमारे जो देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। मतलब फूल का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। और फूल एक ऐसा आकर्षक अंग होता है पौधे का, अगर फूल लगा है पौधे में तो बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है फूल। तो फूल एक पूजा चढ़ाने लायक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी होता है, ये एक लैंगिक अंग होता है। अगर हम बॉटनी में देखते हैं इसको, तो ये एक लैंगिक अंग होता है फूल। तो फूल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फूल में 4 चक्र होते हैं। जब हम फूल को देखते हैं तो फूल में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र होते हैं, सबसे पहला हमारे पास, इसमें मैं लेबलिंग करके बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं मार्कर चेंज करता हूँ। हाँ, तो ये सबसे पहले हमें एक डंडी दिखाई देती है फूल में। ये डंडी क्या होती है, ये पुष्प व्रंत होती है, पुष्प व्रंत। इस डंडी को क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत बोलते हैं।
पुष्पवृंत बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको पेडिसल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेडिसल, ठीक है। उसके बाद ये फूला हुआ भाग होता है, जहाँ पर फूल रखा हुआ होता है, फूल को सहारा देता है, तो ये इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं, फूले चौड़े हुए भाग को पुष्पासन, पुष्प का आसन। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, जहाँ पर पुष्प आसन लगाए बैठे हुए हैं, मतलब पुष्प आसन, पुष्प जहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पुष्प का आसन है वो पुष्पासन होता है। मतलब इंग्लिश में इसको थैलेमस बोलते हैं, याद रखना, मैं लिख देता हूँ, थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको पेडिसल बोलते हैं, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश पेडिसल बोलते हैं, पेडिसल, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर ये तो हरी हरी कलियाँ आ जाती हैं, तो ये हमारे पास क्या हरी कलियाँ, आप स्क्रीन पर देख लो इस चीज़ को, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमारे पास ये हरे रंग की कलियाँ होती हैं, ये क्या होती है? बाह्यदल होते हैं, ये बाह्यदल, ये हरे रंग के होते हैं, बाह्यदल, बाह्यदल, बाह्यदल होते हैं, बाह्यदल, बाह्यदल होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये पत्ती आकार के हरे कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं। उसके बाद हमारी ये पंखुड़ियाँ आती हैं, पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं? ये बाह्यदल को सेपल बोलते हैं, इंग्लिश में सेपल बोलते हैं, इसको लिख लो आप लोग, सेपल, हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखते चलो, सेपल बोलते हैं। अब इस दल को क्या बोलते हैं? पंखुड़ी मतलब दल, दल देखो, गुलाब में दल लाल कलर का होता है, गेंदे में दल किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। तो हर फूल में फूल का जो कलर होता है वो दलों के आधार पर होता है, पेटल्स के हिसाब से होता है, पंखुड़ियों के हिसाब से होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पंखुड़ी है, पंखुड़ी, पंखुड़ी मतलब दल, पंखुड़ी, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? पैटल, PETAL, पैटल बोलते हैं, पैटल। उसके बाद हमारे पास अब ये मेन चीज़ है, ये हमारे पास सहायक अंग थे। अब हमारे पास लैंगिक अंग दो होते हैं जो मेन होते हैं। ये क्या होता है? सबसे बीच में होती है हमारे पास ये पूरी, इतनी लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या है? स्त्री केसर है ये क्या है? स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये स्त्री केसर हमारे पास है, स्त्री केसर। और फूल में ये भाग जो है, ये डंडे जैसे बने हुए हैं, ये डंडा है, ये डंडा, डंडा और ये फूला हुआ भाग, डंडा और इसका तंतु, और इसका तंतु मतलब फिलामेंट और पुमंग, फिलामेंट पुमंग, फिलामेंट पुमंग, ये क्या है? ये क्या है? ये पुंकेसर है। तो ये क्या है? स्त्री केसर था, ये स्त्री केसर थी, और ये पुंकेसर है, पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। तो स्त्री केसर थी, पुंकेसर, पुंकेसर मतलब एंड्रोसियम, और इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब पुंकेसर, गाइनोशियम मतलब स्त्री केसर हो जाएगा। तो ये पूरा चित्र है, किसका चित्र है? फूल का। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले ये डंडी, इसको क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत बोलेंगे। ये फूला हुआ भाग, इसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। और ये बीच में क्या है? बीजांड। बीच में क्या है? मैं बता दूँ यहाँ पर, बीच में ये क्या है? ये बीजांड है, बीजांड, बीजांड, बीजांड। और ये क्या है? ये है वर्तिका, ये है वर्तिका, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ये क्या है? स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र इसको बोलेंगे, स्टिग्मा इंग्लिश में बोलते हैं, स्टिग्मा, 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 स्टिग्मा। आपको चित्र भी साथ साथ दिखाई दे रहा होगा। स्टिग्मा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीच वाले को स्टाइल, मतलब वर्तिका, वर्तिका हिंदी में बोलते हैं इसको, वर्तिका, वर्तिका। और नीचे इसको क्या बोलते हैं? इसको अंडाशय बोलते हैं, इसको लास्ट वाले अंडाशय, अंडाशय मतलब ओवरी, अंडाशय, ये अंडाशय हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है? सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, बीच वाली क्या है? बीच वाली है वर्तिका, और फूला मोटा भाग क्या कहलाता है? अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड होता है। और जब फूल से फल बनता है ना, फूल से फल बनता है, फूल मुरझा के गिर जाता है, फल बन जाता है। तो फल होता है, कैसे बनता है? फल जो होता है अंडाशय से बनता है। तो अंडाशय से क्या बनेगा? फल बनता है। मतलब जो अंडाशय होगा, अंडाशय बाद में फल का निर्माण करेगा। और उसके बाद बीजांड जो है, बीजांड क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। और फल के अंदर जो बीजांड होता है वो बीज बनाता है, याद रखना। तो इस तरीके से हमारे भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दूं? तो सबसे पहला भाग होता है ये बाह्यदल, बाह्यदल सबसे पहले होता है, बाह्यदल, बाह्यदल, बाह्यदल सबसे बाह्य होता है, बाहर की तरफ होता है, और ये सुरक्षा देता है। ये क्या करता है? ये सुरक्षा करता है, फूल की सुरक्षा करता है, बाह्यदल, बाह्यदल। उसके बाद ये हरे कलर के बाह्यदल होते हैं, याद रखना, पत्ती जैसे बाह्यदल होते हैं। फिर ये हमारे पास रंगीन, गुलाब ले लो, गुलाब में रंगीन होते हैं ना दल, पंखुड़ियाँ कितनी मनमोहक अट्रैक्टिव होती हैं। तो ये दल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। ये पीले कलर के हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, बैंगनी, गुलाबी, किसी भी रंग के हो सकते हैं। और इसके आधार पर ही फूल का रंग निर्धारित होता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये जो हमारे बीच में दल हैं, इनको पेटल्स बोलते हैं, यानी कि पंखुड़ी बोलते हैं। दल जो होते हैं, दल क्या करते हैं? दल परागण में मदद करते हैं, परागण। अब जो बच्चे परागण नहीं जानते क्या होता है, मैं बता दूं उनको परागण के बारे में, कि एक फूल से पराग कण का निकलकर दूसरे फूल पर पहुंचना। मतलब परागण सिंपल समझ लो, अपने अंदर कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े। आपने मधुमक्खी देखा होगा, आपने चींटियों को देखा होगा, आपने बहुत सारे भौरों को देखा होगा। तो फूल पे क्यों बैठते हैं आकर?
उनको नेक्टर्स चाहिए होता है, उनको खाना चाहिए होता है, नेक्टर्स ग्लैंड चाहिए होते हैं। नेक्टर्स ग्लैंड होती हैं पौधों के अंदर, यहाँ पर कुछ नेक्टर ग्लैंड्स मिलती हैं जो कि नेक्टर को सिक्रीट करती हैं। जो भौरा होता है या मधुमक्खी होती है, उन नेक्टर को चूसने के लिए जाती हैं, नेक्टर चूसती हैं जो कि फूलों में से, और उनको देखता होगा नेक्टर से मॉडिफाइड होकर शहद भी बनता है, याद रखना आप लोग उस चीज़ को। और वहाँ से नेक्टर लेती हैं, तो बदले में क्या करती हैं, फ्लावर जो होता है, जो फूल होता है, उनको खाना देता है, खाना इन द सेंस नेक्टर देता है। और ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये परागण में मदद करती हैं, मतलब कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आपने देखा होगा जो फूल रात में खिलते हैं वो कभी भी रंगीन फूल नहीं होते हैं, क्योंकि रात में तो कीड़े मकोड़े उड़ेंगे नहीं। और जो फूल दिन में खिलते हैं वो रंगीन फूल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कीड़ों को अपनी तरफ खींचना होता है, आकर्षित करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए वो रंगीन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद क्यों होते हैं, क्योंकि उनको कीड़े मकोड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो सफ़ेद होते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग याद कर लो। मैं जानता हूँ आप लोगों से मिस हो जाती हैं चीज़ें, मिस नहीं करनी है, मैं हूँ तो मिस नहीं करनी है। तो फूल का चित्र आपको समझ में आया होगा। उसके बाद पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर क्या है? तीसरा नंबर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर और स्त्री केसर, ये स्त्री केसर हो जाएगा। स्त्री केसर पुंकेसर जो होगा हमारे साथ, वो नर जनन को प्रतिनिधित्व करेगा, नर जनन की मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम को बताएगा। और जो स्त्री केसर होगा वो मादा जनन तंत्र को बताएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताएगा, ठीक है, शो ऑफ करेगा, तो मादा को रिप्रेजेंट करेगा, ये मादा को, ठीक है। तो जो पुंकेसर होगा वो नर को बताएगा, मेल को बताएगा, और जो स्त्री केसर होगा वो मादा को बताएगी, ठीक है। और ये पुष्प की पूरी तरीके से संरचना हो जाएगी। फूल देखा होगा ना, फूल ही है सिंपल तरीके से। तो फूल का महत्व तो आप जानते होंगे। पुष्प के अंग क्या क्या होते हैं वो आप समझ गए कि पुष्प वृंत होता है, पुष्प के अंदर पुष्पासन, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर होता है। अब मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी चीज़, आगे बढ़ने से पहले लेक्चर खत्म होने वाला है लगभग, और जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा है, मेरे पास इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए तरीके हैं, मैं बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी बिल्कुल बस। तो ये क्या है, सबसे पहले यहाँ समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ कि जो फूल होते हैं, पुष्प जो मैंने बताया आपको, पुष्प क्या होते हैं, पुष्प। अब मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन आता है कि पुष्प में लैंगिक अंग कौन से होते हैं। पुष्प में दो तरीके के अंग होते हैं, एक होते हैं सहायक अंग और एक होते हैं लैंगिक अंग। एक होते हैं एक्सेसरीज ऑर्गन्स, एक होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो कौन कौन से होते हैं, आइए बात करते हैं। तो पुष्प के अंदर दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है सहायक अंग, मतलब एक्सेसरीज ऑर्गन, सहायक अंग। और दूसरा क्या होता है, लैंगिक अंग होता है, लैंगिक अंग याद रखना, लैंगिक अंग। दूसरा होता है लैंगिक अंग, ठीक है, याद रखना। इसको बोलते हैं सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं। तो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, चार तरीके के हमारे पास चक्र होते हैं फूल के अंदर। तो ये जो दो होते हैं ये सुरक्षा देते हैं, मेनली सुरक्षा का काम करते हैं। और ये जो दो होते हैं ये लैंगिक अंग होते हैं। तो लैंगिक अंग कौन से? लैंगिक अंग है पुंकेसर और स्त्री केसर। पहला लैंगिक अंग कौन सा होगा? पुंकेसर होगा। और दूसरा होगा स्त्री केसर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंड्रोशियम इंग्लिश में, इसको क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे। और हाँ, सहायक अंग में क्या आएगा? सहायक अंग में आएगा बाह्यदल आएगा। बाह्यदल मतलब सेपल मतलब हरे कलर की जो पत्तियां दिखाई देती है ना, वही पंखुड़। और दल में क्या आएगा? दल में आएगा पंखुड़ी। जो दल होता है वो पंखुड़ी मतलब पेटल्स के बारे में। और ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों सहायक अंग होंगे और ये दोनों जो होंगे वो लैंगिक अंग होंगे। इस तरीके से आपने देखा होगा। तो मैंने आज आपको पुष्प जो होता है, जो फूल होता है, जो हम बहुत जनरली देखते हैं, फूल की संरचना दिखाई मैंने आपको। फूल के क्या क्या अंग होते हैं, पूरे अंग के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया, ऑर्गन ऑफ फ्लावर बताया, पुष्प के अंग बताए। उसके अलावा पुष्पों के आधार पर ने सहायक अंग और लैंगिक अंग बताए। पुष्प में सहायक अंग कौन से होते हैं? बाह्यदल होता है, दल होता है, मतलब ये वाला और ये वाला सहायक अंग है। और बीच की ये दो हैं, ये दो हैं लैंगिक अंग। ये दो लैंगिक अंग, ये दो सहायक अंग होते हैं। ये मैंने यहाँ पर बताया था आपको, पुष्प के चारों चक्र के बारे में बताया। तो आज की इस परिचय वाली क्लास में सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा। आपने बायोलॉजी को सीखा और समझा होगा। लेक्चर 1 कैसा लगा आपको? परिचय वाली क्लास कैसी लगी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको लेक्चर 2 चाहिए है तो तुरंत बताओ कि कौन सा बच्चा शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट में मेरा बस यही क्वेश्चन आपसे होगा, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी? आपको बॉटनी और जूलॉजी के पितामह कौन है, कमेंट में बताना है। और मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चा स्कूल जा रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊं और उनको भी फ्री में क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊं। प्लीज़ बच्चों।